होप यू आर ऑल फाइन। कैसे जा रहे हैं आप लोगों की वेकेशंस घर पे? अच्छे जा रहे होंगे, ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं होता घर पे। ओके, और समझ आ रही है लेक्चर की? यस मैम। ओके, क्या लास्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? यस। कौन सा? दोबारा प्रोनाउंस करें जरा, कौन सा था हमारा लास्ट टॉपिक? नहीं यार, मैं वादे की पाबंदी। वादे की पाबंदी। ओके, वेरी गुड। क्या था उस लेसन में? थोड़ा सा फीडबैक ले लेना, मैंने सोचा चले पता हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। क्या था उस लेसन में? हमें वादा करके उसको पूरा करना चाहिए। वादे को पूरा ऐसा करना। वादा नहीं करना चाहिए जिसको पूरा कर सके। यस, एग्जैक्टली। तो आप लोग वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो? यस मैम। यस। और उसको कंप्लीट भी करते हो? यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। बेटा अब आ रही होगी, चेक करें। आ रही है सबको? आ रही है? मैम आ रही है। अच्छा, हैंड फ्री लगाएंगे आप लोगों ने? अच्छा चलें, मतलब हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था वादे की पाबंदी, कि हमने अगर कोई प्रॉमिस किया है तो हम उसको पूरा करते हैं। ठीक है, उसी अबाउट था लेसन। सबने पढ़ा, सबको समझ आ गई थी उस लेसन में? कोई ऐसी तो नहीं चीज़ थी जो आपको समझ ना आई हो या ऐसी कोई डिफिकल्टी हुई हो उस लेसन में? ओके, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सारी समझ आ रही है। नोट्स वगैरह भी मिल गए थे सबको? मैम आ रही है। नोट्स वगैरह मिल गए थे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फाइन। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इन्फॉर्म करें कि आप लोगों के लेक्चर्स हो रहे हैं इस तरह से, उन्हें भी इनवाइट करें, बोलें उन्हें कि वो भी ज्वाइन किया करें, ताकि सबको आप लोगों का जो लेक्चर है वो डिलीवर हो सके। बता रहे हैं अपने अपने फ्रेंड्स को? जी मैम। आप तो बताते हैं लेकिन मैं वो अटेंड नहीं करते आगे से। देखिए वो अपना लॉस कर रहे हैं ना, वो अपना लॉस कर रहे हैं साथ में। कहते हैं जब हमने हमारे में किया तभी आप कौन होते हैं हमें कहने वाले? हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। कौन कहता है? नाम बताओ जरा। अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ फ्रेंड्स में हम कहते थे कि हम ले लेंगे। ले ले। बस हमारे तक कहने में लोग पड़े। अच्छा चलें, कोई नहीं, ले लेंगे। उन लोगों को भी लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले कितनी एफर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, सारे नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप किए जाते हैं। आप लोगों के लिए ही है ना ये सब कुछ, तो कि आप लोगों को स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है घर पे रह के। अच्छा लग रहा है ये सब कुछ ऐसे करना? मजा आता है इसे पढ़ने में? यस मैम। हम्म, यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए अब हम अपनी जी जी बोले बेटा। चलें अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का हमारा जो लेसन है वो क्या है? हमारा लेसन अफो दरगुजर और गुडबारी। ठीक है, सबक नंबर आप लोगों का 6 है। ठीक है, सबक नंबर 6 अफो दरगुजर और गुडबारी। ये क्या है? लेसन का नेम है आपके। ठीक है, इस्लामिक की बुक का आपका लेसन है, लेसन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 62 पे आप लोगों के। ठीक है, पेज नंबर 62 ओपन करने साथ साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हेडिंग है वो आपकी यहाँ पे लिख दी गई हैं। हम इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू अपने जो लेसन है उसकी बुलंद खानी करेंगे, उसको सारा हम लोग रीड आउट करेंगे कि इस लेसन में हमने क्या पढ़ना है और वो किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, चलें। पहला पॉइंट है, जो पहली हेडिंग है वो है आपकी अफो दरगुजर और गुडबारी, जो कि आपका लेसन का नेम है, टाइटल है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों का है वो है अफो दरगुजर के मायने, जो आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट में आएगा। ठीक है, बिल्कुल जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं उनमें आपकी वो हेडिंग लगेगी अफो दरगुजर के मायने। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड वाली लाइन होगी वहां पे आपकी नेक्स्ट हेडिंग जाएगी, हेडिंग नंबर 2,
वहां पे लिखोगे अफो दरगुजर के फायदे। ठीक है, ये आपकी हेडिंग नंबर 2 हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 62 पे ही, वहां पे आप लोगों ने एक आयत दी हुई है कुरान पाक की, उसके ऊपर आप हेडिंग लगा लें अफो दरगुजर के बारे में कुरानी आयत। ठीक है, साथ साथ लगा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 63 पे है। अब आप लोगों का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पे आप लोगों ने हेडिंग लिखनी है इस्लाम कबूल करने के हवाले से वाकया। ठीक है, इस्लाम कबूल करने से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी ज़माना जाहिलियत में अरब का माहौल। पैराग्राफ नंबर 2 पे आएगी ये वाली हेडिंग। ठीक है, ये 5 आपकी हेडिंग्स हैं। अफो दरगुजर के मायनी, अफो दरगुजर के फायदे, अफो दरगुजर के बारे में कुरानी आयत और ज़माने जाहिलियत में अरब का माहौल। ठीक है, ये हेडिंग्स हैं आप लोगों की। लेसन नंबर जो आप लोगों का 6 है अफो दरगुजर और बुर्दबारी से लेकर। ठीक है, अब हम इस लेसन में देखते हैं, पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, किबलखानी करते हैं कि इस लेसन में क्या है। ठीक है, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफो दरगुजर और बेटा पेज नंबर 62 है आपका। मिल गया? मिल गया आप लोगों को? अफो दरगुजर और बुर्दबारी आपका लेसन है जो कि पेज नंबर 62 पे है आप लोगों का। लेसन नंबर 6 है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अफो दरगुजर और बुर्दबारी। पहला पॉइंट, अफो दरगुजर के मायनी। अफो के मायनी है माफ कर देना और दरगुजर का मतलब है किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना, बदला लेने की बजाय खता माफ कर देना या अल्लाह की रजा की खातिर अपने साथ ज्यादती करने वाले को माफ कर देना भी अफो दरगुजर कहलाता है। ये अफो दरगुजर के मायनी हैं। क्या कहते हैं कि अफो दरगुजर 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है अफो और दूसरा है दरगुजर। जो अफो है उसके मायनी माफ कर देना और दरगुजर का मतलब कि किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना। कि जैसे किसी ने कोई गलती की, आपका दिल दुखाया, तो आप बड़ेपन का या उन्हें अच्छा मुजाहरा करते हुए उसे माफ़ कर देते हैं। ठीक है, उससे किसी भी किस्म का बदला नहीं लेते हैं, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर आप उसको माफ़ कर देते हो तो अल्लाह ताला आपकी इस नेकी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो आपने अल्लाह की रज़ा की खातिर उनको माफ़ कर दिया तो वो चीज़, वो जो सिफ्त है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है अफो दरगुजर के फ़ायदे। रीडिंग देखते हैं। किसी भी मुआशरे को अच्छी तरह चलाने के लिए ज़रूरी है कि अफो दरगुजर से काम लिया जाए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुआशरे में फितना और फसाद को रोकती है। अगर अफो दरगुजर ना हो तो फिर लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएं और आपस के छोटे इख्तलाफात को बड़ी लड़ाई बना दें जो आगे बढ़कर नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो जाए। जो लोग अफो दरगुजर के काहिल नहीं होते, इनकी दुश्मनियाँ भी एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। काहिल का मतलब होता है बेटा कि किसी को आपकी कोई बात ना मान रहा हो। ठीक है, किसी को बात मनवाना। ठीक है, और इनकी दुश्मनियाँ भी एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। अल्लाह के अहकामात भी यही हैं कि लोग अपनी दुश्मनियों को जारी रखने के लिए कस्में ना खाएं और दरगुजर से काम लें। कस्में क्या होती हैं? जो हम कह देते हैं नहीं मैंने ये काम नहीं किया और जबकि वो काम किया गया था तो झूठ बोल देते हैं कि कसम से मैंने ये काम नहीं किया। अल्लाह की कसम, ऐसी कसम, ऐसा बोल देते हैं ना। ठीक है, ये बात गलत होती है। हमें कभी भी कसम नहीं खानी चाहिए। अगर हम कसम खाते हैं तो उसका मतलब गुनाह भी होता है कि अगर आप झूठी कसम खाते हो तो। ठीक है, उसके बजाय आप लोगों को दरगुजर से काम लेना चाहिए कि अगर किसी ने कोई गुनाह कर दिया है तो आप उसे माफ़ कर दें और ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ठीक है,
इसके अबाउट नेक्स्ट देखें, आपके कुरान पाक में सूरत नूर की आयत नंबर 22 है, ठीक है। अरबी देख लें, वलियफू वलियस्फहू अल्लाह तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरत नूर की ये आयत नंबर 22 है, जिसका तर्जुमा है, और इन लोगों को चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे, और अल्लाह तो बख्शने वाला और मेहरबान है। समझ आ गई आयत की? तर्जुमा दोबारा से एक दफा देख लें, और इन लोगों को चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे, और अल्लाह तो बख्शने वाला और मेहरबान है। ये सूरत नूर थी की आयत नंबर 22 का तर्जुमा था, जो कि जिस तरह से लिखा गया इसी तरह से ही आपने याद करना है, और इसी के ऊपर आपने हेडिंग लगानी है, अफो दरगुजर के बारे में कुरानी आयत, ठीक है। अफो दरगुजर के बारे में कुरानी आयत। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 63 पे। स्टार्ट में आप हेडिंग लगा लेंगे, इस्लाम कबूल करने के हवाले से वाकया, ठीक है। वाकया पता है ना क्या होते हैं, जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की थी तो उन लोगों के साथ जब वहाँ पे गए थे तो बहुत सारे वाकयात, मतलब बहुत सी चीज़ें रोनुमा हुई थी, ठीक है। तो उसी के अबाउट ना ये आपको एक वाकया है, यहाँ पे हम उसको पढ़ते हैं कि वो क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से फारिग हुए तो एक यहूदी सलाम बिन मशकम की बीवी ज़ैनब बिन्ते अल हारिस ने एक भुनी हुई बकरी का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का इरादा किया, ठीक है। ये कब का वाक़या है? ग़ज़वा खैबर से फारिग हुए तो एक यहूदी है जिसका नाम है सलाम बिन मशकम, उसकी बीवी है ज़ैनब बिन्ते अल हारिस, ठीक है। उसने क्या किया, एक भुनी हुई बकरी का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का इरादा किया। इससे कबल का मतलब क्या होता है? इससे पहले इसने ये मालूम करवा लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ का गोश्त मरगूब है। मरगूब का मतलब होता है पसंद होना, कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। तो उसने भी यही मालूम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ का गोश्त खाना मरगूब है, बकरी के किस हिस्से का, किस पार्ट का हिस्सा खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। जिसके जवाब में उसे बताया गया कि दस्त का गोश्त, ठीक है। इस औरत ने गोश्त में जहर मिलाया और सबसे ज्यादा जहर दस्त के गोश्त में मिलाया और उसे खुद लेकर आई। जब बकरी का भुना हुआ गोश्त दस्तरखान पर रखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्त के गोश्त का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा, लेकिन फौरन उसे थूक दिया और फरमाया कि इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए सहाबी हैं, ठीक है। उस सहाबी का नाम क्या है? बशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हा। गोश्त का एक टुकड़ा चबाकर निगल गए और इंतकाल कर गए, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त नहीं खाया, उन्होंने वो जो एक लुकमा लिया था वही थूक दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया था कि इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन जो उनके साथ सहाबी जिनका नाम बशर बिन बरा है, उन्होंने वो क्या किया, वो टुकड़ा चबा लिया, ठीक है, गोश्त का। और जब वो उससे निगल गए, खा लिया, तो क्या हो गया, उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, वो फौत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब कौन थी जिसने वो खाना बनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसको बुलाया और कहा, जहर देने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मेरी कौम की जो हालत हुई है वो सब पर जाहिर है। और फिर मैंने ये सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाएगा। इस औरत का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। इस औरत को सज़ा के लिए बशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर वालों के हवाले कर दिया गया, लेकिन उन्होंने भी इसे माफ़ कर दिया क्योंकि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। किसने? वो उसकी बीवी थी, सलाम बिन मशकम की बीवी थी, ज़ैनब बिन्ते अल हारिस थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उसने क्या किया था कि जो उनके सहाबी बशर बिन बरा थे, ठीक है, उन्होंने जब गोश्त खा लिया था उनकी तो डेथ हो गई। तो क्या हुआ कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मालूम हो सके कि जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसे ये डाउट था क्योंकि वो उस वक्त मुसलमान नहीं थी, उसे नहीं पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये जानना चाहा कि अगर वो नबी होंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि उसमें जहर मिला हुआ था, इसी वजह से उन्होंने गोश्त नहीं खाया था।
तो उसके बल्कि उनके जो सहाबी थे बशर बिन बरा, उन्होंने वो गोश्त खा लिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और अफो दरगुजर उस वक्त ये हुआ करता था कि जिसने जो गुनाह किया हुआ होता था ना, उसको उसी के लिए बदले के तौर पर उसके घर वालों को दे दिया जाता था कि आप इसके साथ जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो सहाबी था, सहाबी बशर बिन बरा, उसके घर वालों ने उस औरत को माफ़ कर दिया था। उन्होंने अफो दरगुजर का मुजाहरा किया कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया, कि माफ़ कर देना अल्लाह ताला को पसंद है। ठीक है, समझ आ गई वाक़या की? समझ आई है बेटा आपको? यस मैम। ओके, चलें अब नीचे देखें, हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप हेडिंग लगा लें, ज़माने जाहिलियत में इस्लाम कबूल के बाद का माहौल, कि इस्लाम जब लोगों ने कबूल कर लिया था तो उसके बारे में बाद अरब का क्या माहौल था। ठीक है, अब देखते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी। ज़माने जाहिलियत में छोटी छोटी बातों पर लोग तलवारें निकाल लिया करते थे, लेकिन ऐलान इस्लाम के बाद अरब का माहौल यकसर तब्दील हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के अहद खिलाफत का जिक्र है कि गस्सान ख़ानदान का हाकिम जबला इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का आया। एक दिन वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था तो उसकी चादर किसी आम शख्स के पाँव के नीचे आ गई। ठीक है, समझ आ गई? जबला ने गुस्से में आकर इस शख्स को थप्पड़ दे मारा, जिसके जवाब में उस शख्स ने भी वैसा ही किया। हबला ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से जाकर शिकायत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये वाक़या सुनकर फरमाया, इसका क्या कसूर है? ठीक है, जो तुमने किया, इसकी सज़ा जज़ा पाई। हबला ने कहा, मेरा रुतबा ये है कि कोई मुझ पर हाथ उठाता है तो मैं इसे कत्ल कर देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हाँ, ज़माना जाहिलियत कौन सा था कि जब इस्लाम कबूल नहीं हुए थे, जब लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ठीक है, वो उस दौर को ज़माना जाहिलियत कहा जाता था ना, कि हाँ, ज़माना जाहिलियत में यही होता था, लेकिन इस्लाम ने इसका खात्मा कर दिया कि जब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लोगों ने इसकी पहचान की कि क्या चीज़ गलत और क्या चीज़ सही है, तो उसके बाद लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने की बजाय इस्लाम को कबूल किया और लोगों को माफ़ कर देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ आप लोगों का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की ये बात कहने का मतलब था कि इस गलती को नज़रअंदाज करना बेहतर था, ना कि थप्पड़ मारना। ठीक है, जब किसी एक शख्स की गलती का बदला इसकी कौम, कबीले, ख़ानदान या इलाके के लोगों से लेने को फ़ख्र समझा जाने लगे तो फिर कत्ल व गारत गरी का सिलसिला तवील अरसे तक चलता है, और ये सिलसिला इस वक्त तक दराज रहता है जब तक एक फरीक बिल्कुल फना ही ना हो जाए। तारीख में ऐसी जंगों का जिक्र मिलता है जो मामूली से तनाज़ा क्या होता है, लड़ाई झगड़े को कहा जाता है, जो मामूली से तनाज़े पर शुरू हों और फिर बरसरा बरस जारी रहें। यानी कि बरसा बरस क्या मतलब होता है? गारत क्या होता है? क्या चीज़ बेटा? गारत क्या होता है? कत्लो गारत मैंने बताया कि एक दूसरे को कत्ल करना, कत्लो गारत के एक दूसरे की लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को मार देना। ठीक है, तारीख में ऐसी जंगों का जिक्र मिलता है जो मामूली से तनाज़े पर शुरू हुए और फिर बरसे बरस जारी रहें। ये बरसे बरस का मतलब क्या है कि काफ़ी लंबे अरसे तक जारी रहें, यानी लोग आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, और तनाज़े का मतलब क्या था, लड़ाई झगड़ा। जी, तो आपका पूरा लेसन की रीडिंग हो गई। आपको कुछ ऐसा हो जिस लेसन में समझ ना आया हो, पूछ लें। नो मैम। समझ आ गई लेसन की? नो मैम। यस। सारा लेसन कैसा था? अच्छा था। चलें, अब जरा एक दफा आप नेक्स्ट पेज पे आए, इसका पेज नंबर 64 जो अगला आपका है उस पे आए। यहाँ पे आपकी मशक है, जहाँ पे आपको दिए गए हैं दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखे। यहाँ पे आप लोगों को उन लोगों ने कुछ सवालात दिए हैं, 4 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। आपको जो आंसर्स हैं वो स्कूल के थ्रू व्हाट्सएप हो जाएंगे, जैसे पहले भी व्हाट्सएप हो जाते हैं ना आंसर्स आप लोगों को।
जी, इसी तरह से आप लोगों को जो बाकी नोट्स हैं, जो आंसर्स हैं, वो आप लोगों को व्हाट्सएप हो जाएंगे। वो आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक पे रीड करके लिखने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाए, समझ भी आ जाए और आपको हेल्प भी हो जब आपने रीड आउट करना हो उसको। तो आपका ये होमवर्क टास्क भी है कि आपने जो एक्सरसाइज है ना उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक के ऊपर राइट करना है आपने। ओके जी, चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पहला क्वेश्चन है अफ़ो दरगुजर के क्या मायने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अफ़ो दरगुजर के क्या मायने हैं। अभी मैंने बताया, बताएं, चलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं अफ़ो दरगुजर के क्या मायने हैं। बताएं अफ़ो दरगुजर के क्या मायने हैं। गलती को, किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने मतलब लेसन सुना है, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अफ़ो दरगुजर और गुटबारी के क्या फवाइद हैं। फवाइद क्या होते हैं, फायदे की जमा, फवाइद, ठीक है। अफ़ो दरगुजर और गुटबारी के क्या फवाइद हैं। जो आपके पैराग्राफ नंबर 2 मैंने जहाँ पे हेडिंग भी लगवाई थी वो वाला उसमें आ सकता है। क्या फायदे हैं, कोई एक बता दे मुझे। सही तरह सुना नहीं था आपने। ये सेकंड पैराग्राफ था आपका बेटा। ये अफ़ो दरगुजर के फायदे ही थे इस वाले पैराग्राफ में कि किसी भी मुआशरे को अच्छी तरह चलाने के लिए ज़रूरी है कि अफ़ो दरगुजर से काम लिया जाए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुआशरे में फितना और फसाद को रोकती है, लड़ाई झगड़े को रोकती है। तो ये हमारे अफ़ो दरगुजर के फायदे में ही आएगा ना कि ये फितना और फसाद को रोकती है। फिर अगर अफ़ो दरगुजर ना हो तो फिर लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएं और आपस के छोटे इख्तलाफात को बड़ी लड़ाई बना दें, ये सारे, ठीक है। आवाज नहीं आ रही, अभी आएगी, दोबारा देखिएगा, कनेक्शन चेक करें। आप लोग हेडफोन यूज करो ना, आप लोग पीछे वॉइस से, आपका बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है ना, इस वजह से, नॉइस की वजह से आपको पता नहीं चल रहा है ज्यादा। आप लोग हैंड फ्री यूज करें। अब आएंगे, देखिए चेक ट्राई करें। ओके ओके ओके, चलें, 2 क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के। अब थर्ड क्वेश्चन देखें क्या है आपका। ज़माने जहलियत में अरब का माहौल कैसा था। जी जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ज़माने जहलियत में अरब का माहौल कैसा था और किस वक़्त तक किस बात को काबिल फ़ख्र समझा जाता था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ज़माना जहलियत में अरब का माहौल कैसा था और किस बात को काबिल फ़ख्र समझा जाता था। जो आपको पेज नंबर 63 पे, जहाँ पे मैंने सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था वो पढ़ाया है, वो इसमें आ सकता है कि ज़माना जहलियत में छोटी छोटी बात, जी आ सकता है ना इसमें, छोटी छोटी बातों पर लोग तलवार निकालते। हाँ जी, ये वाला, ये इस्लाम, लेकिन ऐलान इस्लाम के बाद अरब का माहौल यकसर तब्दील हो गया, ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसमें आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। या फिर सेल्फ राइटिंग है कि अफ़ो दरगुजर का अपना या कोई और वाक़या लिखें कि अफ़ो दरगुजर के किसी ने आपके साथ या लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपका किसी के साथ और आपने अफ़ो दरगुजर का मुजाहरा किया हो, माफ़ कर दिया हो, तो उसके अबाउट आप कोई वाक़या लिख दें कि अगर आपने ऐसे कुछ किया है कि किसी ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया और आपने उसको माफ़ किया हो तो, ठीक है। या कोई ऐसा वाक़या जो आपने पहले, जी बेटा,
ये वाला फोर्थ क्वेश्चन आपका अफ़ दरगुज़र का अपना या कोई और वाक़या लिखें। ठीक है, ये वाला आपने लिखना है। और फिर नीचे आपका है क्वेश्चन है जी, किन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए उनके सामने सही, और जिनको माफ़ नहीं करना चाहिए उनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि किन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए उसके सामने सही, और जिनको माफ़ नहीं करना चाहिए उनके सामने गलत का निशान लगाना है आपने। पहले देखें, पहला कह रहे हैं कि जी घर के किसी नौकर ने बर्तन तोड़ दिए हैं, उसे माफ कर दिया जाए। कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टिक आएगा या क्रॉस आएगा? लगा लें, टिक लगा लें। चलें, अब तक नेक्स्ट देखें। छोटे भाई ने बड़े भाई से बदतमीजी की है, समझाकर माफ कर दीजिए। करना चाहिए? जी, ये भी टिक होगा। यस मैम। ओके, थर्ड वन देखें। बड़े भाई ने छोटी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा, माफ कर दीजिए। करना चाहिए? यस मैम। लेकिन आप लोग तो नहीं करते एक दूसरे को, आप लोग तो फाइटिंग करते हो ना ऐसे ही। यस मैम। लेकिन नहीं करनी चाहिए ना, एक दूसरे को सॉरी कह के माफ कर देना चाहिए ना। अब फोर्थ देखें क्या है। चोर ने घर में कूद कर अलमारी खोली और सारा जेवर चुरा लिया, माफ कर दीजिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसने आपकी चोरी की तो आप उसे माफ कर दोगे? नो मैम। उसके लिए तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत क्या उसे मिलनी चाहिए। उसने आपके घर चोरी की आके, तो उसे तो माफ नहीं करना चाहिए। कि उसने चोरी की, अच्छी बात की कोई चोरी करके। हाँ जी, ऐसे। अब नेक्स्ट देखें, फिफ्थ वन लास्ट है आपका। दूध बेचने वाले ने दूध में पानी मिलाया और फिर दूध बेच दिया, माफ कर दीजिए। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसने चीटिंग की कि दूध में, और ये तो बहुत गुनाह होता है ना कि दूध में पानी मिला के बेच देना। तो लेकिन सारे इसी तरह से ही करते हैं, तो क्या हमें उन्हें माफ करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए उसके बजाय? उसे कहना चाहिए ना। चलें, आप लोगों को आई होप अब सारे लेसन की समझ तो आ गई होगी। सॉरी बेटा, बेटा ये आपका सेल्फ राइटिंग है, ये आपने खुद लिखना है कि अफ़ दरगुज़र का अपना या कोई और वाक़या लिखें, कि ये आपने खुद लिखना है अफ़ दरगुज़र से लेकर। ठीक है, आपके साथ आपको वैसे तो नोट्स व्हाट्सएप हो जाएंगे जो आपको हमेशा हो जाते हैं, मैम आपको व्हाट्सएप कर देंगी। अगर नहीं तो स्कूल का जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और उसके अलावा जो आप हमारा यूट्यूब पे चैनल भी बना हुआ है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसी जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो जाए आपकी। ठीक है ना? टिक क्रॉस में फोर्थ वन। चोर ने घर में कूदकर अलमारी खोली, सारा जेवर चुरा लिया, माफ कर दीजिए। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, तो क्रॉस आएगा ना इसमें। उसने चोरी की है, पहले उसको सजा देंगे, उसके बाद उसे माफ करेंगे ना। इस तरह तो अगर एक दफा माफ कर दे, उसने कहा चलो इसने तो मुझे माफ कर दे, मैं फिर चोरी कर लूंगा, वो तो फिर चोरी करेगा इस तरह। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोगों का होमवर्क यहाँ पे लिख दिए साइड पे। ठीक है, वेलकम बेटा। बस होमवर्क देखिए अपना, क्या है आपका सबक नंबर 6 की बुलंद खानी यानी रीडिंग आपकी, और उसके साथ सवालात के जवाबात कॉपी पर हल करें, यानी कि आपने कॉपी पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके आंसर राइट करने हैं। ठीक है, और इसकी रीडिंग भी कर लेनी है साथ ही, बुलंद खानी। चलें, अब आपको समझ आ गई पूरे लेसन की? यस मैम, बहुत अच्छी तरह। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।